नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी इस महीने के आखिर में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। जो बाइडेन से पहली बार होगी निजी मुलाकात। काबुल पहुंचे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद तालिबान नेताओं से करेंगे मुलाकात। रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया अहमद मसूद ने किया ऐलान, जिस दिन तालिबान पंशीर को जीतेगा वो होगा मेरा आखिरी दिन। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा देने पर मचा बवाल। विरोधियों ने मंदिर की भी कर डाली मांग। और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव। ममता बनर्जी हो सकती हैं खड़ी, नंदीग्राम से गई। रुक करते हैं पहली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक इस दौरे को लेकर तैयारी जारी है। शेड्यूल को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। शुरुआती योजना के मुताबिक माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 23-24 सितंबर को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका का आखिरी दौरा 2019 में किया था। इस दौरान वो और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान से रिश्तों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की ये पहली व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होगी। वॉशिंगटन के दौरे के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी 25 सितंबर को इस उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को संबोधित कर सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और हाल ही में भारत की 1 महीने की अध्यक्षता खत्म हुई है। तालिबान के कब्जे के बाद राजनीतिक संकट से जूझ रहा अफगानिस्तान इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। डॉक्टर साहब, पीएम के इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो प्रस्तावित दौरा है वो दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, नई सरकार वहाँ बाइडेन और कमला हैरिस की, हिंदुस्तान के साथ वो गर्माहट जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी सरकार की थी वो लैक करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक तो बायलैटरल टाइज, उसके अलावा हिंदुस्तान और अमेरिका के सामने ग्लोबल स्तर पे किस तरह की चुनौतियां हैं। जैसे चीन एक बड़ा मसला है। चीन के साथ अमेरिका की पूरी तरीके से इसको कह सकते हैं कि आपस में ये लोग लड़ने के कगार पे हैं। साउथ चाइना सी को लेकर के कई सारे और भी मुद्दे हैं। ट्रेड का मसला है, कोरोना का मसला है, चीन का जो रोल रहा है, और चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। हम बॉर्डर पे आमने सामने में गलवान की झड़प के बाद से वहाँ पे हैं। तो एक तो चीन को के बढ़ते साख, किस तरह से चीन ने अफगानिस्तान में पूरी तरीके से जो है अपना एक रोल जो है उन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि हिंदुस्तान, एक तो रूस से भी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री का कल बयान आया रूस के साथ रिश्तों को लेकर के कि हमारे रिश्ते मजबूत हैं। तो ये जो अचानक से अफगानिस्तान की वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो है वो, और जियोपॉलिटिक्स में जो है वो एक अलग बदलाव नजर आ रहा है, इसमें इंडिया की पोजीशनिंग क्या हो उसको लेकर के एक क्लैरिटी मिलेगी। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, हिंदुस्तान अमेरिका से क्या अपेक्षाएं रखता है, क्वाड का क्या होना है, चीन को कैसे डील करना है, आतंकवाद को कैसे डील करना है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए ये प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है
वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। जी, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और चीन की तो बात है ही, इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी जो कुछ घट रहा है उसको लेकर भी पीएम मोदी के इस दौरे पर हर किसी की नजर होगी। अब बात दूसरी खबर की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अपने देश के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए काबुल पहुंचे। फैज हमीद का काबुल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब तालिबान के हाथ सत्ता तो लग गई है, पर इसका गठन बार बार टल रहा है। पंशीर घाटी में तालिबान और विद्रोही गुट के बीच चल रही भीषण लड़ाई के बीच काबुल पहुंचे हमीद तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान का दौरा करने वाले पहले उच्च पदस्थ विदेशी अधिकारी हैं। जानकारी के मुताबिक हमीद दोनों देशों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए तालिबान के निमंत्रण पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने में तालिबान का समर्थन और सहायता करने का आरोप लगा है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन और पोषण किया है, जिसने चुनी हुई सरकार की जगह ली है। डॉक्टर साहब, आईएसआई चीफ के काबुल पहुंचने के क्या मायने हैं? मायने बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं जी, कि जो तालिबान है, ये जो आतंकवाद का जो एक पूरा सिस्टम अफगानिस्तान के अंदर है, उसके पीछे पाकिस्तान है। और ये अजीबोगरीब स्थिति है, इसको कही ये चोरी और सीनाजोरी। बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में कि आपकी जो खुफिया एजेंसी है, आपकी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो उसका चीफ डेलीगेशन लेकर के जा रहा हो। भाई, गृह मंत्री चला गया होता, विदेश मंत्री चला गया होता, प्रधानमंत्री चला गया होता। आपने कभी सुना है भाई अमेरिका से या फ्रांस से या ब्रिटेन से या रूस से या चाइना से किसी खुफिया एजेंसी का चीफ भारत आ रहा हो, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा हो? ये वाहियात चीजें पाकिस्तान से ही हो सकती हैं। दरअसल ये जो विजिट हो रही है वो इसलिए हो रही है, लगातार बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई आज बनेगी सरकार, कल बनेगी सरकार, परसों बनेगी सरकार। दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे सरकार बनने में दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये तालिबान जिसका कब्जा हुआ है, ये सिर्फ तालिबान अकेला नहीं है, इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट टेरर ग्रुप्स। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 20 लोगों के लिस्ट दे रखे हैं तालिबानियों को कि भाई ये सब लोग होने चाहिए। वो कौन लोग हैं, उनका खेल क्या है? उनका खेल ये है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान की सरकार में ऐसा भी कोई शख्स हो जाए जो भारत के साथ हमदर्दी रखता हो। और आम अफगानी भारत के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। तालिबान ने भी इस तरह की घोषणा पहले कर दी है जी। अब वो चाहते हैं कि भाई अपने हिसाब से रखा जाए। वो आईएसआई का जो चीफ वहाँ पहुँचा है, वही डिक्टाट देने के लिए पहुँचा है कि इन लोगों को सरकार में रखिए, उन लोगों को सरकार में मत रखिए। और तालिबान के लोग इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं और वहाँ जो डिफरेंट अलग अलग टेरर ग्रुप्स हैं, वो भी पाकिस्तान की दखल अंदाजी को बाकायदा उनको जो है नागवार गुजर रहा है। तो मतलब ये है कि अभी तो सरकार बनाने में देर हो रही है, और दूसरा पाकिस्तान जो तालिबान और अफ़गानिस्तान के हर अफेयर में नाक घुसड़ने की जो कोशिश करता है, उसको उस खबर की इस घटना से पुष्टि हुई है। साथ ही साथ आज पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि आतंक का ये जो फैक्ट्री है तालिबान, उसके पीछे कोई और नहीं, ये पाकिस्तान है। जी, तो जिन चोरों में थोड़ी शर्म होती है वो चोरी तो करते हैं लेकिन चुपके चुपके करते हैं, लेकिन पाकिस्तान चोरी भी करता है और सीनाजोरी भी। रुक करते हैं तीसरी खबर का। अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान नई सरकार के ऐलान की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ पंशीर के शेर उसकी नाक में दम किए हुए हैं। भले ही तालिबान पंशीर पर कब्जे के दावे कर रहा हो, लेकिन जो बयान पंशीर की ओर से अब तक आए हैं उससे लगता है कि तालिबान की राह में रोड़ा अटका हुआ है। पंशीर को लेकर आ रहे तमाम बयानों के बीच रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया अहमद मसूद का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तालिबान पंशीर को जीत लेगा, उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा। पंशीर में तालिबानी कब्जे को अहमद मसूद ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान और वहां की मीडिया की साजिश है, तालिबान से उनकी जंग जारी रहेगी। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने भी पंशीर पर कब्जे के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी है और जारी रहेगी, मैं अपनी मिट्टी के साथ हूं और इसकी गरिमा की रक्षा कर रहा हूं। वहीं पंशीर से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट में कहा गया कि पाकिस्तानी, रूस और चीन पंशीर रेजिस्टेंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा? ये बात बिल्कुल सही है जी,
कि लगातार तालिबान के फेवर में ये पाकिस्तानी मीडिया, चाइनीज़ मीडिया, और चाइनीज़ मीडिया का तो आप ये समझिए कि जितने भी वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, वो चाइनीज़ पेरोल पे हैं। ये चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को बहुत ही बड़ी खूबसूरती के साथ प्रोपेगेट करते हैं जी। तो पिछले 2 दिन से ये खबर आ रही थी कि भाई तालिबान का कब्जा हो गया, तालिबान का कब्जा हो गया। अच्छा, कब्जा हो गया है तो भाई उसकी सबूत कहाँ है? आप छाप देते हो कि भाई पंजशीर के ऊपर जो है तालिबान का कब्जा हो गया, वीडियो नहीं दिखाते। सोशल मीडिया में उस तरह के तमाम वीडियो जो है वो पड़े हुए हैं जिसमें पंजशीर के शेरों ने उस तरह के वीडियो को शेयर किया है जहां वो तालिबानी आतंकियों को जिंदा पकड़ के बिठा करके जमीन में उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कल की खबर आई है कि 350 तालिबानी आतंकी को वो पंजशीर में घुसने से पहले ही मार गिराया गया और 40-45 तालिबानियों को बाकायदा जिंदा पकड़ के वो अपने पास ले गए। वहाँ की जो जियोग्राफी है, पंजशीर वैली में घुसने के लिए जो भी रास्ते हैं वो बहुत ही सकड़े रास्ते हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, और अगर ऊंचाई के ऊपर जो रेसिस्टेंस फोर्स के लोग अगर वहाँ पे अड्डा जमा करके बैठे हुए हैं, तालिबान पंजशीर के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। और जबकि नदर्न अलायंस को अब चारों तरफ से मदद मिल रही है, उनको हथियार भी दिए जा रहे हैं, उनको रिसोर्सेज भी मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पंजशीर के लोग जो है वहाँ पे वो रेसिस्टेंस फोर्स बाकायदा बहुत ही कायदे से तालिबान को रेसिस्ट कर रही है। और तालिबान चूँकि वो अंदर घुस नहीं पा रहा है, और तालिबान के लिए ज़रूरी है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम लोग अफ़गानिस्तान की जनता के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा, ये चीन के द्वारा, रशियन मीडिया के द्वारा ये किया जा रहा है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जिस दिन तालिबान ने कब्जा किया और वो कर लेंगे, उस दिन ही तालिबान वो वीडियोज़ और सारी चीज़ें जो है वो अपने आप को सबूत के तौर पर पेश करेंगे कि चूँकि इस तरह के सबूत नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अफवाहें आ रही है, तो तालिबान के वर्जन के ऊपर विश्वास करना ये बेवकूफ़ी होगी। जी, तो जहां तक कि चीन की दलाली की बात है, तो चीन ने भारत में कई ऐसे जासूस छोड़ रखे हैं जो करते तो चीन की बात है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दावे करते हैं कि उनकी जासूसी होती है। रुक करते हैं चौथी खबर का। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी करके कहा कि रूम नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया जाता है। अब बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर का निर्माण हो। हालांकि जेएमएम, जो कि इस वक्त झारखंड में सरकार चला रही है, उसका कहना है कि ये व्यवस्था पुरानी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं, तुष्टीकरण के लिए ये सब हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर पर सरकार ने धब्बा लगाया है। वहीं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि जो लोग इस तरह की बातें उठाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। पुरानी विधानसभा में भी एक अलग कक्ष था जहां नमाज अदा की जाती थी। बिहार विधानसभा में भी ऐसी व्यवस्था लागू है। डॉक्टर साहब, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये दरअसल मुस्लिम वोट की राजनीति जो है जी। उस वजह से इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। और मजेदार बात क्या है कि तथाकथित सेकुलर पार्टीज, सेकुलर लीडर पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। इन लोगों के आंखों में जरा सा भी शर्म है या नहीं है? खुद को सेकुलर कहते हो और नमाज पढ़ने के लिए कमरे अलॉट कर देते हो। भाई, नमाज पढ़ने के लिए तुमने कमरे अलॉट कर, तो वहाँ मंदिर क्यों नहीं होगा? वहाँ गिरजाघर क्यों नहीं होगा? वहाँ पे गुरुद्वारा क्यों नहीं होगा? ये असेंबली है, ये तमाशा आपने क्रिएट कर दिया है। जहाँ देखो वहाँ आप नमाज के लिए जगह दे देते हो। एयरपोर्ट पे तो कोई मंदिर नहीं होता, नमाज के लिए अलग से आपने जगह बना दिया। ये किस तरह की वाहियात किस्म की चीजें हैं? ये तालिबान बैठे हुए सेकुलरिज्म के नाम पे कल यही सर के ऊपर चढ़ के नाचेंगे। और ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। लक्षद्वीप में कोई कह देगा कि भाई वहां पे जो है मीट बंद हो जाना चाहिए, तो लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, वहां तो मुसलमान रहते हैं, बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को कद्र करना चाहिए। बोल दो भाई कि मथुरा के अंदर मीट शॉप नहीं चलेगा, तो वहां बोलेंगे भाई यहाँ पे अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं, अल्पसंख्यक की भावना। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा। ये तालिबान पैदा हो रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम में इस देश के।
जहां कहीं भी जो पब्लिक स्पेस है वहां अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सब के लिए जगह आवंटित होता है, ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म संविधान के खिलाफ है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह के वाहियात काम करते हैं, इन लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। अगर आपने ज्यादा नाखून को बढ़ने दिया गया तो ये नाखून आपके इस शरीर को ही काटेगा। इस देश में तालिबान को न्योता मत दीजिए। जी, तो बेकार में ही लोग तालिबान के डर से अफगानिस्तान जाने में डरते हैं। असली खतरनाक तो यहाँ के तालिबानी भी हैं, जो डसते भी हैं और नजर भी नहीं आते। अब बात आखिरी खबर की। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में एक और पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। इससे ममता बनर्जी को राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक और मौका मिलेगा। ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थी, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। डॉक्टर साहब, ममता की जीत होगी या फिर हार? देखिए, बड़ा जटिल सवाल आपने पूछ दिया कि ममता की जीत होगी या हार होगी। हालांकि टफ चुनाव होगा। ममता बनर्जी के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को इंश्योर करेगी कि वो भवानीपुर से भी उसी तरीके से हारे जिस तरीके से वो नंदीग्राम में हारी थी। लेकिन सवाल हार और जीत का नहीं है। सवाल ये है कि कहाँ है वो तमाम लोग, कहाँ है ममता बनर्जी, और कहाँ है वो 3rd ग्रेड के दलाल किस्म के पत्रकार जो ये कह रहे थे कि भाई मोदी सरकार तो चुनाव होने नहीं देगी। टेक्निकल क्या है मसला, उसको भी समझ लीजिए। कानून के हिसाब से अगर कोई शख्स असेंबली का मेंबर नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे चुन के आना होगा, वो असेंबली का सदस्य होना पड़ेगा। कुछ राज्यों में काउंसिल की भी व्यवस्था है, विधान परिषद की व्यवस्था है। वहाँ पे ये एक छूट मिल जाती है कि आप विधान परिषद के जो है मेंबर बन जाए, तब भी आप मुख्यमंत्री बने रह सकते। जैसे उद्धव ठाकरे, वो तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन खुद को उन्होंने विधान परिषद में इलेक्ट करवा लिया और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन बंगाल के अंदर में विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए उनको चुनाव ही लड़ना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजें हो गई, वो हार गई, मुख्यमंत्री बन गई, तो ये जो दिल्ली के अंदर में दलाल किस्म के पत्रकार हैं कि हिंदुस्तान में तो फासिज्म आ गया, हिंदू फासिस्ट लोग आ गए हैं, तो मोदी सरकार ये बदला चुकाएगी बंगाल की हार का कि वो चुनाव ही नहीं होने देगी। और 5 नवंबर तक अगर ममता बनर्जी फिर से चुनाव नहीं जीत पाती है तो उनका मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आपने तमाम तरह की झूठी बातें, प्रोपेगेंडा किया, मोदी सरकार, मोदी, अमित शाह और सारी चीजों, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सारी तमाशा इन लोगों ने किया। आज घोषणा हो गई कि ममता बनर्जी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की। और जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी को बचाने की का नौटंकी करते हैं, इन लोगों के चेहरे पे इलेक्शन कमीशन ने, जिसको कह सकते हैं, चाशनी में चप्पल भिंगा करके इनके मुंह के, इनके थोबड़े पे मारा है। अब सवाल दूसरा है कि आप इस तरीके से हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप इल्जाम कब लगाना बंद करेंगे? ममता बनर्जी यहां तक चली गई कि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराएगा नहीं, इसलिए हम वहां पे विधान परिषद बनाएंगे। यहां तक ये मसला चला गया। इसलिए ममता बनर्जी जैसे लीडर और तमाम ये जो लुटियन दलाल पत्रकारों का जो टोली है, इनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितना भी नाराज इनसे हुआ जाए, वो कम है। क्योंकि ये अपनी सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी, इसको कह सकते हैं कि माने नीचता को साबित करने के लिए वो कभी सीआरपीएफ के ऊपर हमला करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे और उसके बाद आप माला जपेंगे कि हम तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए आए हुए हैं। तो ममता बनर्जी को अपना चेहरा उस आईने में देखना चाहिए, जिस आईने को वो कहती हैं कि उसमें धूल लगा हुआ है, दरअसल धूल उनके चेहरे में है, जिसे उनको साफ करना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।